जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जो अपने ही लोगों से एक तरह की जंग लड़ रहा था। एक ऐसी जगह जहां कानून का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं बल्कि नाइंसाफी को बनाए रखने के लिए होता था। ये कहानी है दक्षिण अफ्रीका की। लेकिन ये कहानी इस बारे में भी है कि कैसे उसी राख से दुनिया के सबसे प्रेरणादायक संविधानों में से एक का जन्म हुआ। तो चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। किसी भी समाज के लिए ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, आखिर निष्पक्ष होने का मतलब क्या है और तब क्या होता है जब नियम खुद ही अन्याय से भरे हों। दक्षिण अफ्रीका को इस सवाल का सामना बहुत ही गहरे और मुश्किल तरीके से करना पड़ा, शायद जैसा बहुत कम देशों ने किया होगा। और यहीं पर लोकतंत्र का आइडिया सामने आता है। ये एक तरह का बैलेंस बनाने का काम है। एक तरफ है सरकार की ताकत और दूसरी तरफ है नागरिकों के अधिकार। इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे, इसके लिए कुछ ऐसे बुनियादी नियम होने चाहिए जिनका पालन हर किसी को करना होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो ये जो बुनियादी नियम हैं, ये लिखे कहाँ जाते हैं? ये लिखे होते हैं किसी भी देश के संविधान में। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि एक संविधान असल में करता क्या है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये देश की रूल बुक है। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है, वो नींव जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। कोई भी दूसरा कानून, कोई भी नेता इस किताब से ऊपर नहीं हो सकता। तो ये करता क्या है? देखिए, इसके 3 मेन काम हैं। पहला, ये नागरिकों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है, उनके अधिकारों को बचाता है। दूसरा, ये सरकार को देश चलाने के लिए इंजन यानी ताकत देता है। और तीसरा, ये एक बाड़ की तरह भी काम करता है जो सरकार की ताकत पर सीमाएं लगाता है ताकि वो बेलगाम न हो जाए। अब इसी बात को दक्षिण अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। एक ऐसे दौर में जब कानून का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं बल्कि बहुत गहरी नाइंसाफी के लिए किया जा रहा था। रंगभेद ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम था। ये कोई छिपा हुआ भेदभाव नहीं था, बल्कि इसे तो कानून ने लागू किया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे जानबूझकर लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर अलग, कंट्रोल करने और दबाने के लिए बनाया गया था। इस तस्वीर से इस सिस्टम की असलियत साफ समझ आती है। एक तरफ थे मुट्ठी भर श्वेत अल्पसंख्यक जिनके हाथों में सारी राजनीतिक और आर्थिक ताकत थी, और दूसरी तरफ देश की विशाल अश्वेत आबादी जिन्हें उनके सबसे बुनियादी मानवाधिकारों से भी दूर रखा गया था। तो आम लोगों के लिए इसका असल में मतलब क्या था? मतलब ये कि अपने ही देश के भविष्य पर उनकी कोई राय नहीं, कोई वोटिंग राइट नहीं। इसका मतलब था कि वो कहाँ रह सकते हैं और कहाँ काम कर सकते हैं, इस पर सख्त कंट्रोल था। और इसका मतलब था हर जगह अलगाव, अलग स्कूल, अलग अस्पताल, अलग बीच, जहां गैर श्वेतों के लिए बनी हर चीज हमेशा दोयम दर्जे की होती थी। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा अन्याय बिना किसी चुनौती के तो नहीं रह सकता था। इस दमनकारी शासन के खिलाफ आज़ादी के लिए एक बहुत ताकतवर आंदोलन खड़ा हुआ। इस आंदोलन की अगुवाई की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ने, और इस आंदोलन के केंद्र में एक ऐसा चेहरा था जो जल्द ही दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक बनने वाला था, नेल्सन मंडेला। 27 ये नंबर इस संघर्ष में दिए गए भारी बलिदान का एक प्रतीक है। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल के सलाखों के पीछे बिताए, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, ये दशकों तक चली। ये छोटे छोटे संगठित विरोधों से शुरू हुई, फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों में बदल गई, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। आखिरकार दुनिया का ध्यान भी इस पर गया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने रंगभेद सरकार को अलग थलग करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। और फिर दशकों के संघर्ष के बाद वो निर्णायक मोड़ आया। पुरानी व्यवस्था ढहने लगी और एक नई सुबह की उम्मीद जगी। और फिर जो कभी नामुमकिन सा लगता था वो होने लगा। रंगभेद के कानून खत्म कर दिए गए, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और लाखों दक्षिण अफ्रीकी जिनकी आवाज़ दबा दी गई थी, पहली बार वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े हुए। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा। और इस ऐतिहासिक बदलाव का समापन हुआ नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने के साथ। 1994 ये वो ऐतिहासिक साल था जब दक्षिण अफ्रीका ने अतीत की जंजीरों को तोड़ा और एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर एक नया अध्याय शुरू किया। तो इस ऐतिहासिक बदलाव का नतीजा क्या निकला?
ये सिर्फ एक नई सरकार नहीं थी, बल्कि ये एक नया वादा था। एक ऐसा संविधान जो किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए बनाया गया था। और यहीं पे दक्षिण अफ्रीका की कहानी एक बिल्कुल ही असाधारण मोड़ लेती है। बदला लेने या हिसाब बराबर करने के बजाय जो हुआ वो एक तरह का चमत्कार था। पूर्व उत्पीड़क और उत्पीड़ित, वो लोग जो दशकों से एक दूसरे के दुश्मन थे, एक नया संविधान लिखने के लिए एक मेज पर साथ बैठे। और उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो रंग भेद की हर नाइंसाफी का सीधा जवाब था। जहां अलगाव था, वहां अब समानता थी। जहां दमन था, वहां मानवाधिकारों की गारंटी। जहां मुट्ठी भर लोगों का राज था, वहां अब लोकतंत्र था। ये एक नए देश का एक नया वादा था। इसकी दूरगामी सोच और सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि घर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के वादे के कारण दक्षिण अफ्रीका के संविधान को आज दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रगतिशील संविधानों में से एक माना जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया से इंद्रधनुषी राष्ट्र का एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया पैदा हुआ। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक गहरे विश्वास को दिखाता है कि इस देश की विविधता इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल ये है कि इतनी उथल-पुथल, इतने केओस के बीच से एक देश को कैसे बनाया जाता है? सच में यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसने उस वक्त भारत के निर्माताओं को दिन रात सोचने पर मजबूर कर दिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो अभी-अभी आजाद हुआ हो, उसे एक पहचान, एक नियम के तहत कैसे लाया जाए? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो बात है साल 1947 की। भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन उसके सामने मुश्किलों का एक पहाड़ खड़ा था। ये कोई आसान शुरुआत बिल्कुल नहीं थी। और इन चुनौतियों में सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक चुनौती थी विभाजन, पार्टीशन, उपमहाद्वीप का वो हिंसक बंटवारा जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और अनगिनत जानें ले ली। इसी भयानक माहौल में सोचिए, संविधान बनाने का काम शुरू होना था। और सिर्फ यही नहीं, देश अंदर से भी गहरे सामाजिक और आर्थिक बंटवारे से जूझ रहा था। मतलब एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ जातिवाद, अशिक्षा, इन सब ने समाज में बहुत गहरी खाइयां बना दी थीं। और फिर थी भारत की वो चीज जो इसे सबसे खास बनाती है, इसकी जबरदस्त विविधता। इतनी अलग अलग भाषाएं, इतने सारे धर्म, इतनी संस्कृतियां, इन सबको एक साथ एक नियम के अंदर लाना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मतलब ये सिर्फ कुछ अलग अलग समस्याएं नहीं थीं, ये तो वो दरारें थीं जो किसी भी नए देश को बनने से पहले ही बिखेर सकती थीं। सोचकर देखिए, एक तरफ विभाजन की आग जल रही है, दूसरी तरफ सैकड़ों रियासतों को एक करना है, और चारों तरफ गरीबी और असमानता है। ऐसे में एक संविधान बनाना, सच कहूं तो ये काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच एक समूह सामने आया जिसे आगे का रास्ता बनाने का ये मुश्किल काम सौंपा गया, और ये समूह था भारत की संविधान सभा। ये वो लोग थे जिनके कंधों पर देश का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी थी। विभाजन के बाद इस सभा में 299 सदस्य थे। अब ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी, नहीं, ये एक तरह से पूरे देश का एक छोटा रूप था, एक माइक्रोकॉज़म। इन 299 लोगों की आवाज में करोड़ों लोगों की उम्मीदें छिपी थीं। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? ये कि ये सभा एक जैसी सोच वाले लोगों का ग्रुप नहीं था। नहीं, इसमें समाज के हर तबके से लोग थे, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लोग भी शामिल थे। और इस पूरी की पूरी विशाल बहस को एक ठोस शक्ल देने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो सवाल ये उठता है कि इन लोगों ने ये काम किया कैसे? देखिए, उन्होंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, उन्होंने देश की किस्मत पर, देश के भाग्य पर बहस की। एक एक शब्द पर घंटों विचार विमर्श हुआ, और उसी बहस से, उसी मंथन से भारत का भविष्य गढ़ा गया। और ये पूरी प्रक्रिया कोई छोटी मोटी नहीं थी, लगभग 3 साल तक चली। सफर शुरू हुआ जुलाई 1946 में, जब सभा के लिए चुनाव हुए। फिर दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई, और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया, उसे अपनाया गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया, वही दिन जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हमारे संविधान में जो महान विचार है ना, वो कहीं आसमान से नहीं टपके। उनकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बहुत गहरी थीं। ये वही मूल्य थे, वही वैल्यूज थीं जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक लड़ाई लड़ी थी। और इन विचारों की झलक हमें दशकों पहले ही मिल गई थी। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, 1931 के कराची प्रस्ताव में। ये वो दस्तावेज थे जिनमें पहली बार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सबको वोट का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी विचारों की बात हुई थी। और यही विचार बाद में हमारे संविधान की नींव बने। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया की गहराई का अंदाजा लगाना है तो इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 2000 से ज्यादा संविधान के ड्राफ्ट पर बहस के दौरान 2000 से भी ज्यादा संशोधनों पर, अमेंडमेंट्स पर बहस हुई। इससे पता चलता है कि हर एक पहलू पर कितनी गंभीरता से विचार किया गया था। तो इन सभी बहसों का, इस सारे विचार विमर्श का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसा दस्तावेज जिसने अपने हर नागरिक से कुछ बुनियादी वादे किए, और ये वादे उस समय के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे। संविधान ने इन वादों को 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया। यही वो स्तंभ थे जिन्होंने एक नए भारत की नींव रखी। पहला, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। दूसरा, गारंटीड फंडामेंटल राइट्स यानी हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की पक्की गारंटी। और तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा। अब ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि भारत का हर वयस्क नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो, सरकार चुनने में बराबर का हकदार होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां ज्यादातर आबादी गरीब थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वहां ये कितना साहसिक कदम था। और इस सारी मेहनत का, इन 3 सालों की लगन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। पर यह सिर्फ एक नियमों की किताब नहीं थी। नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों और उनके सपनों का प्रतीक बना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मानवता के इतने बड़े हिस्से के लिए, मतलब दुनिया के हर छठे इंसान के लिए, नियम लिखे कैसे जाएं? एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों अलग अलग संस्कृतियां हैं, उन सबके लिए एक कानून बनाना, सोचिए ये कितनी बड़ी, कितनी अविश्वसनीय चुनौती रही होगी। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इतने बड़े और विविध देश ने इस संविधान को दिल से स्वीकार क्यों किया। ये एक तरह का जनता का समझौता था, पर यह हुआ कैसे? देखिए, इसकी मंजूरी के पीछे कई ठोस कारण थे। पहली बात तो ये कि इसे बनाने वाले लोग पूरे भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे, हर कोने से आए थे। दूसरी बात, इस पर कोई जल्दबाजी में काम नहीं हुआ। करीब 3 साल तक एक एक शब्द पर गहरी बहस हुई। ये किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश का सामूहिक फैसला था। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसे ऐसा बनाया गया कि ये वक्त के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सके। मतलब ये लचीला है। और जानते हैं, यही इसकी असली ताकत है। ये किसी राजा महाराजा का आदेश या फरमान नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आपसी सहमति है, एक सामूहिक वादा है। इसकी शक्ति हुक्म से नहीं, बल्कि सबकी सहमति से आती है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, यानी हमारे राष्ट्र की आत्मा की। चलिए उन बुनियादी मूल्यों को देखते हैं जो इस पूरे दस्तावेज को रास्ता दिखाते हैं, इसकी नींव है। ऐसा कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है, कि अगर संविधान का पूरा सार समझना हो तो बस उसकी प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल पढ़ लीजिए, वही इसकी आत्मा है। चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी शब्दों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला शब्द है संप्रभु या सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। कोई भी बाहरी देश या ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हम अपने मालिक खुद हैं। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। इसका लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई कम से कम हो, और देश की संपत्ति का फायदा मुट्ठी भर लोगों को नहीं, बल्कि सबको मिले। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब बहुत साफ है,
सरकार का यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और हर किसी को अपने तरीके से पूजा पाठ करने, अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक मतलब सरकार लोगों की है, लोगों के द्वारा चुनी गई है और लोगों के लिए ही काम करती है। असली ताकत जनता के हाथ में है, जो अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनती भी है और बदल भी सकती है। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का पद, वो किसी राजा रानी की तरह विरासत में नहीं मिलता। उस पद पर बैठा इंसान जनता द्वारा चुना जाता है। इन बड़े बड़े शब्दों और मूल्यों के साथ साथ हमारी प्रस्तावना 4 बड़े मकसद भी तय करती है। हर नागरिक के लिए न्याय, सोचने और अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता, कानून की नज़र में और मौकों में समानता, और हम सब देशवासियों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करना। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भव्य डिजाइन। ये सारे महान विचार और उसूल सिर्फ कागज पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में ये काम कैसे करते हैं? चलिए अब उस पूरी मशीनरी को समझते हैं जो इन मूल्यों को हकीकत में बदलती है। इसकी पूरी बुनियाद शक्तियों के बंटवारे पर टिकी है। सरकार के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा, न्यायपालिका, जो ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ संविधान और कानून के दायरे में हो। इससे कोई भी एक हिस्सा तानाशाह नहीं बन सकता। और इस कमाल के डिजाइन में 2 और बहुत शानदार चीजें हैं। एक, ये हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार देता है, ऐसी आज़ादियां जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। और दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वक्त के साथ इसमें बदलाव किए जा सकते हैं ताकि ये हमेशा आज के दौर के लिए प्रासंगिक बना रहे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक जीवित विरासत। समझने वाली बात यह है कि भारत का संविधान सिर्फ म्यूजियम में रखने वाली कोई पुरानी किताब नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे देश के साथ साथ बढ़ता है, विकसित होता है और बदलता है। सच कहूं तो ये हमारे लोकतंत्र की वो चट्टान है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। एक ऐसी मजबूत नींव जो हर नागरिक को बराबरी, इंसाफ और सम्मान का वादा करती है। लेकिन एक बात है जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में लिखी बातों से जिंदा नहीं रहता। ये असल में तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम, इस देश के नागरिक, इसके मूल्यों की इज्जत करते हैं और उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। तो आज की बातचीत को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। संविधान एक वादा है, एक महान वादा, लेकिन इस वादे को पूरा करने की, इसे निभाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इस पर जरूर सोचिएगा।